अच्छा, लास्ट क्लास में उन्होंने वेक्टर कंप्लीट कर लिया था ना? यस सर। यस में। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वहां पे क्वेश्चन लिखो, वहां पे फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स to be maximum, for the resultant of two vectors to be maximum, what must be the angle between them? For the resultant of two vectors to be maximum, what must be angle between them? क्या लिखवाया था मुझे वहां पे लास्ट क्लास में अपन ने? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। वाह, अच्छा, हम लोगों ने ये सब डिस्कस किए थे। डिस्कस किए जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर सी आता है वो कहां से कहां वेरी करता है, वो a प्लस बी से लेके, ये अपन ने डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था वहां पे कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक जाता है। a प्लस बी कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और a माइनस बी था जब एंगल वहां पे कितना था? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो जब एंगल जीरो होता है, जब एंगल जीरो होता है तो उस टाइम पे रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होता है, और जब एंगल 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर वहां पे क्या होता है? मिनिमम होता है। ये सब अपन कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? यस सर, कर चुके थे। अच्छा सर। अच्छा, साथ में हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमारे पास दो फोर्स हैं, मान लो एक फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है हमारे पास 8 न्यूटन का, बताओ इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड करें तो रिजल्टेंट फोर्स कहां से कहां वेरी करता था? 2 न्यूटन टू 18 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स वेरी करता था 2 न्यूटन से तो 18 न्यूटन था। 18 न्यूटन। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, साथ में हम लोगों ने बात करा था, वहां पे एक और एग्जांपल लिया था स्केलर और वेक्टर का, और वहां पे जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था स्केलर और वेक्टर का, तो याद होगा एक हमने एग्जांपल लिया था डिस्टेंस का, और दूसरा हमने एग्जांपल किसका लिया था? डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, सबने इसको रिवाइज कर लिया कि नहीं रिवाइज कर लिया कि डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो वहां पे हमने डिफाइन किया था, डिस्टेंस को हम डिफाइन करते थे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फिर दूसरा हमने क्या बोला था? दूसरा हमने बोला था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये सब डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करेंगे इसको हमेशा हम शो करेंगे इनिशियल टू फाइनल। फिर वहां पे हमने बोला था कि डिस्टेंस हमेशा वहां पे पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीज होती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। याद है कि नहीं याद है सब चीजें? यस सर। फिर वहां पे हमने ये भी लिखवाया था कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब था? डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में स्ट्रेट लाइन है। नहीं,
मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। याद है कि नहीं याद है कि ये अगर ग्राउंड है और यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन ए से चलता हुआ पहुंच गया कहां पे, बी पे। तो ए पे था, पर्सन कहां पहुंच गया, बी पे। एक मिनट रुको जरा, मैं फोन को म्यूट करूं, वो नहीं तो किसी का कॉल आ गया तो डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा अपना। तो अब मैं बोल रहा हूं कि पर्सन ए पे था, पर्सन कहां पहुंच गया, बी पे। लेकिन पर्सन ने डायरेक्शन चेंज किया क्या, नहीं। तो हम बोलेंगे पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, एक्स। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है कि नहीं। लेकिन बताओ इसी केस में अगर लिखवाया था मैंने कि अगर पर्सन अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, यानी पर्सन पहले ऐसे आगे गया, उसके बाद पर्सन पीछे की ओर चलना स्टार्ट कर दे और कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करके यहां कहीं पहुंच जाए, तो अब इस केस में क्या चीज ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। बताओ इतनी चीजें सबको याद है कि नहीं याद है, याद है, याद है। चलो अब सबसे पहला डायग्राम देखो यार, यहां पे एक बिल्डिंग है और जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। यहां पे एक पर्सन है और पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन यहां से एक बॉल को छोड़ रहा है। तो पर्सन बिल्डिंग के टॉप पे है और वहां से वो बॉल को क्या कर रहा है, वहां से वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है। अच्छा अब बताओ, जैसे ही ये पर्सन बॉल को ड्रॉप करेगा तो बॉल इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगी, कुछ टाइम बाद ये बॉल क्या करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, करेगी नहीं करेगी, यस। अच्छा अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉल ने, 20 meters. तो हम बोलेंगे डिस्टेंस 20 मीटर। अच्छा अब मुझे अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है कि नहीं है, -20 और ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, फाइनल पॉइंट है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम शो करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर है, नीचे की ओर। और नीचे की ओर होगा तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बॉल का डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हुआ। तो इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है, यस यस सर। डिस्टेंस भी 20, डिस्प्लेसमेंट भी कितना 20 वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड है। हाँ सर वो नीचे जा रहा है तो -j कैप होगा ना। ऐसा नहीं लिखा ना मैंने ऐसा कौन लिखा वेक्टर फॉर्म में, ऐसा लिखूंगा तब वहां पे मैं बात करूंगा -20 j कैप। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है हमने। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है इसका डायरेक्शन। यस सर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो फिर मैं वहां पे जे कैप लगा दूंगा, क्लियर है इतना। यस सर। अब देखो मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया। अब देखो ग्राउंड से जब तुम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो बॉल इस तरह से ऊपर जाती है, उसके बाद ये बॉल क्या होती है, नीचे आती है। नीचे आती है। और कुछ टाइम बाद ये बॉल किसको हिट करती है, ग्राउंड को हिट करती है।
अब मान लो Yes. बॉल कितनी हाइट गेन कर रही है, बॉल हाइट गेन कर रही है 10 मीटर। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुआ? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ जब हमने बॉल को थ्रो किया। और एक्सपेरिमेंट कब एंड हो गया? एक्सपेरिमेंट एंड हो गया जब बॉल अगेन किसको हिट करती है? ग्राउंड के उसी पॉइंट पे हिट करती है। Ground को. अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस केस में डिस्टेंस कितना और 20 meter. डिस्प्लेसमेंट कितना? 20 meter. तो अगर हम डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस की अगर बात करोगे, तुम बोलोगे डिस्टेंस कितना चला बॉल ने? 20 10 मीटर। meter. 20 meter. 10 ऊपर गया और 10 नीचे गया, तो टोटल कितना हो गया? 20। अरे हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. Yes. और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है वही तुम्हारा फाइनल पॉइंट है कि नहीं? Yes, sir. Zero. Yes. और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 होता है। Zero. तो Yes. ये चीज चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विल बी 0 व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विल बी 0 if its initial and final positions are same. लिखा है इतना? Yes. Yes, sir. रब करो इतना में। Yes. चलो, अच्छा लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि नहीं डिस्कस करी थी? Yes. कि मान लो ये अगर एक सर्कल है तो ये तुम्हारा वहां पे सर्कल का सेंटर होता है, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते थे। याद है? Yes, sir. अच्छा, अगर हम सर्कल के ए पॉइंट पे हैं और वापस घूम के हम ए पॉइंट पे आते हैं तो हमने एक चक्कर कंप्लीट किया ही नहीं कंप्लीट किया? Yes, sir. और इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. तो जो भी सर्कल होता है उसके सरकमफेरेंस कितनी थी? 2 pi r. 2 पाई आर। बताओ ये सबने फॉर्मूला पढ़ा है कि पढ़ोगे अभी मैथ्स में तुम लोग? Sir, पढ़ा है. पढ़ा है। तो जो भी सर्कल होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ वहां पे, तो 2 पाई आर होती है। और अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसी सर्कल का ये पूरा पोर्शन, इस सर्कल का ये पूरा पोर्शन, तो ये जो पूरा पोर्शन होता है ये एरिया कहलाता है कि नहीं कहलाता है? Yes, sir. और जो भी एरिया होता है इस सर्कल का, जो भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है मैथ्स में और उसकी वैल्यू होती है 22/7। और ये शायद मैंने वीडियो लेक्चर में भी शायद क्लियर किया था ये चीज, है ना? Yes, sir. बताओ इतना सबको याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. अच्छा, फिर ये भी लिखवाया था मैंने वहां पे कि अगर सर्कल में हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर से होते हुए जा रही है, अगर सर्कल में हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर से होते जा रही है और वो उसके पेरिफेरी के 2 पॉइंट को टच कर रही है, एक पॉइंट ए है जिसको टच कर रही है, दूसरी बी को, तो ये जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन खींची है, बताओ उसको हम डायमीटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। Yes, sir. बोलते हैं. Yes. और जो भी डायमीटर होता है
एक मिनट रुको जरा। तो जो भी मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींची उसको डायमीटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और जो भी Yes, sir. डायमीटर रहता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का r है, ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक का कितना है, r है, तो डायमीटर वहां पे 2r होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes. चलो अब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास ट्रैक है, हमारे पास इस तरह से एक ट्रैक है। यहां पे जो ट्रैक है इसका रेडियस r है और r की वैल्यू दी हुई है वहां पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लिखा है 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक पर्सन है, जो भी पर्सन है, पर्सन तुम्हारा ए पॉइंट है। और Yes. पर्सन क्या होता है? पर्सन इस तरह से ट्रैक पे चलना स्टार्ट करता है, इस तरह से चलते हुए ये पर्सन मूव करके पहुंच जाता है बी पे। बताओ सबको डायग्राम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. तो Yes. पर्सन ए से चला और पर्सन चलता हुआ कहां पहुंच गया? पर्सन चलता हुआ पहुंच गया बी पे। अब तुम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है कि यहां पे पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 30 centimeter. और डिस्प्लेसमेंट कितना है, करके देखो जरा। रुको लाइट आई, जरा मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा इस पर लैपटॉप को। Thirty centimeter. Ten to 30 centimeter. Sir, distance 35 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो ढंग से। अबे अभी समझाया है तुम लोगों को और तब भी गलती कर रहे हो तुम लोग। सर 40 सेंटीमीटर। चेक करो भाई, क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस बोल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो? सर डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस 35। नहीं, चेक करो कैसे कैलकुलेट Sir, कर रहे हो। distance 31.4. 45.5 Sir, डिस्टेंस 31.4 है। सर डिस्टेंस 45.5 Distance is अबे equal जब to डिस्टेंस की बात करते 31.4. हैं तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। बताओ ये 10 है, ये यहां से लेके यहां तक का 20 है, 40 प्लस 20 तो ऐड होगा प्लस। अब बताओ जब ये पर्सन इस आर्क पे चलेगा यहां से यहां तक, ये भी 61.4. डिस्टेंस है कि नहीं है? Yes, sir. अब बताओ ये पूरा सर्कल कंप्लीट है कि आधा सर्कल है? आधा. तो आधे का क्या होगा? पायर होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट का 2 पायर होता है, तो आधे का कितना हो गया? पायर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 30 प्लस पाई की वैल्यू कितनी थी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अरे आया कि नहीं है? अब एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 210 प्लस 22 × 5 कितना?
110 डिवाइडेड बाय 7, तो ये अगले स्टेप में कितना आ गया? 320। अब इसको डिवाइड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। सेंटीमीटर में आएगा ये पूरा। देखो चेक करो कैलकुलेशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 7 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 7 कितना हो गया? 210 प्लस 22 इंटू 5 कितना हो गया? 110 होल डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया 320 बाय 45 अब चेक कर लो अप्रोक्सीमेटली 7 4 बाय 28 45 फिर क्या हो गया? सेंटीमीटर 40 7 5 जा 35 फिर 5 तो कितना? 45.7 अप्रोक्सीमेटली। यस सर। यस देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिस्टेंस। यस सर। आ रहा है सर। आपको इतना समझ में नहीं समझ में? अच्छा नेक्स्ट वहां पे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वहां पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। और याद होगा डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो 10 है कि नहीं है? यस दूसरा वाला 20 प्लस, लेकिन जब ये पर्सन आर्क पे चलेगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा कि नहीं होगा? यस और ये कितना है ये बताओ? 2r है कि नहीं है? 10. यस 2r का मतलब क्या हो गया? r रेडियस था 5, तो ये हो जाएगा वहां पे 10। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां पे 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बताओ इतना सबको समझ में आएगा नहीं समझ में? यस सर आप डिस्प्लेसमेंट का री एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला? शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से यहां तक तो ये स्ट्रेट चला तो ये 10, यहां पे भी स्ट्रेट चला 20, लेकिन जब यहां पे चला तो यहां कर्व पाथ पे चला। और कोई भी चीज अगर कर्व पाथ पे चलेगी तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है कि नहीं है जो मैंने ब्लू लाइन खींची है? अब ये क्या है? ये डायमीटर है। और डायमीटर कितना होता है? 2r होता है कि नहीं होता है? यहां पे चेक करो, यहां पे डायमीटर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? यस सर। यस तो हम लोग क्या लिखेंगे? 20 प्लस 10 प्लस 2r। अब r की वैल्यू दी हुई है, r तुम्हारा दिया है 5, 2 इंटू 5 10। ओके सर। देखो सबको इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। लिखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ मैन ट्रेवल्स a man travels 1 mile due east. A man travels 1 mile due east, then 5 mile due west. A man travel 1 mile due east, then 5 mile due south, then 2 mile due east, then 2 mile due east, and finally 9 mile due north, and finally क्या लिखा वहां पे? and finally 9 mile due north. How far is he from the starting point? How far is he? How far is he from the starting point?
क्वेश्चन लिखा अभी सबने? अभी सॉल्व नहीं करना है किसी को। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सबने लिखा कि नहीं लिखा? लिखा सर। Sir, can you repeat the question? Yes. A man travels 1 mile due east. A man travels 1 mile due east, then 5 mile due south, then 2 mile due east, and finally 9 mile due north. How far is he from the starting point? और अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। लिख लिया सबने इतना? लिख लिए। चलो अब एक चीज देखो यार, अच्छा जब हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर तो इसका मतलब मैथ्स में 2 इंटू 2 होता है कि नहीं होता है? होता है 4। 3 का Yes. स्क्वायर 3 into 3, 9. 9। 4 का 12, स्क्वायर 16. 16। अच्छा ये सब स्क्वायर है, सबको याद होने चाहिए हमेशा। 25. 5 इंटू 5 25. 25। 6 का स्क्वायर 25. 36। तो लिखोगे 6 इंटू 6 36. 36। 49. 7 का स्क्वायर 49। 49. स्क्वायर का मतलब होता है 48। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 81। अच्छा 10 का स्क्वायर 100. 100. 11 इंटू 11 121. 121। 12 का स्क्वायर 144. 144। 13 का स्क्वायर 69. 13 इंटू 13 वो होता है 169 होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पे 14 का स्क्वायर 196. 196। 15 का स्क्वायर 256. 225। 225। पक्का ना? Yes, sir. चलो 16 का स्क्वायर बोलो यार, करो मल्टीप्लाई करो कॉपी में। 16 इंटू 16 बोलो। अरे बोलो 16 इंटू 16। 256. कितना? 256. 256. 17 का स्क्वायर करो और इतने स्क्वायर मैथ्स में याद होने चाहिए। 289. 289। चलो 18 का करो। 324. हाँ 324. 324. सही बोलना। 19 का स्क्वायर 361. 361। 20 का 400. 400। 200. और 400, लास्ट में लिख लो। वैसे तो स्क्वायर हर नंबर का होता है 441. और 21 का 442. 4। 42. अबे कहाँ से 1 इंटू 1 441. लास्ट में? 441.
441, कम से कम ये स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए। यस सर। और 15, 17, 21 ये तो बहुत जगह यूज होते हैं फिजिक्स में। 15, 17, 13, 21 इनके स्क्वायर बहुत जगह यूज होंगे। अब देखो हम लोग क्यों स्क्वायर पढ़ रहे हैं। अच्छा, दो टर्म होती कि नहीं होती है मैथ्स में? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ को भी पढ़ना होगा। देखो, एक तो हम टर्म बोलते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालो। मैथ्स में अगर कोई नंबर दे दिया और तुमसे बोल रहा है स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या है? उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यही करते नहीं करते हो? यस सर। और दूसरी जो टर्म होती है वो होती है स्क्वायर रूट। एक होता है स्क्वायर और दूसरा होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? तो सिंबल जो रहता है वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। वहां पर जो सिंबल रहता है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अब मैं अगर तुमसे कभी बोलता हूं कि स्क्वायर रूट हमें लेना है कितने का? 9 का। 9 एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो 2 टर्म हैं उनमें से एक टर्म को बाहर निकालना। तो 9 को हम लोग क्या लिख देते हैं? 9 को अगले स्टेप में हम लिखते हैं 3 इंटू 3। तो वहां पे हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक 3 हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यही करते नहीं करते हैं? तो बेसिकली देखो, हम लोग ये बोलते ही नहीं बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है उसका हमने स्क्वायर किया तो 9 निकल के आया कि नहीं निकल के आया? यस सर। और इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उल्टा निकल के आएगा। तो जब भी हम बोलते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट लो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 मेरा वहां पे आंसर आएगा। इतना लिखा सबने? किसी नंबर का स्क्वायर अगर कुछ देता है तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें फिर से ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर रहा था। लिखा इतना? अगर मैं तुमसे कहीं बोलता हूं कि स्क्वायर रूट लो किसका? 100 का, तो हम ये देखेंगे कि 100 किसका स्क्वायर था। तो अगले स्टेप में तुम क्या करते हो? तुम लिख देते हो वहां पे 100 को ऐसा लिख देते हो कि ये 10 इंटू 10 और जो 2 होगा उनमें से एक को बाहर निकाल लेना। तो स्क्वायर रूट कितना है 100 का? 10। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। मान लो अगर मैं कभी तुमसे बोलता कि स्क्वायर रूट लो 200 का। अब ध्यान ना, कोई जरूरी नहीं कि हर नंबर का परफेक्ट निकलेगा स्क्वायर रूट। अब जैसे 200 है तो 200 को तुम क्या लिखोगे? 200 को तुम लिखोगे वहां पे 2 इंटू 10 इंटू 10। मैथ्स पता लगे कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से, 5 से, ऐसे। तो हमें तो ये मालूम है कि 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या क्या बोला है? जो भी दो पेयर बन रहे होंगे उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे। लेकिन 2 तो एक ही नहीं है। यस सर। तो 2 एज इट इज लिखा रहेगा। 100 का जो 10 है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और हमारा आंसर आएगा 10 रूट 2। तो 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 रूट 2 होता है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे कहीं बोलता हूं कि स्क्वायर रूट लो 40 का,
बताओ तुम 40 को कैसे ब्रेक करोगे? तुम 40 को ब्रेक कर दोगे वहां पे 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू 5, ऐसे ब्रेक कर सकते नहीं ब्रेक कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। या फिर चाहो तो 4 इंटू 10 भी लिख सकते हो तुम तो। और इसका मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 2। अच्छा तो कितने पेयर बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यहाँ पे देखोगे 2 का पेयर बन रहा है। और कोई पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो जो पेयर वाली टर्म रहेगी वो तो बाहर निकल जाएगी 1। तो अगले स्टेप में आंसर आएगा 2। अंदर क्या बचा? ये बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इसको एज इट इज लिखे अंदर 10। तो 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 रूट 10 होता है। अब मैथ्स में अगर तुम देखोगे तो मैथ्स में प्रॉपर मेथड होता है कि पहले उसको डिवाइड करते हैं 2 से, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, फिर पेयर बनाते हैं वहां पे। लिखा इतना? लिख लिया देखो सर। एक मैं सिंपल टर्म लो 16। मान लो 16 का हमें नहीं मालूम होता तो हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा तो लिख कितने सकते 2 के पेयर बन रहा है? यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो जो भी पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे तो यहां से 2 बाहर निकलेगा, यहां से भी 2 बाहर निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। और हमें मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का अंडर रूट क्या देगा? 4 देगा। तो किसी नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर था। जिस नंबर का स्क्वायर था वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां पे। बताओ इतना लिखा कि नहीं लिखा सबने? लिख लिया सर। लिख लिया। अच्छा मैं अगर तुमसे बोलता स्क्वायर रूट लो तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। बताओ 169 किसका स्क्वायर है? 13। 13। 13 का। तो हम ऐसा लिखेंगे जो पेयर है उसको बाहर निकाल लो, यही मेरा आंसर। अच्छा मैं तुमसे अगर पूछता 8 का स्क्वायर रूट क्या है तो 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। बताओ कितने 2 पेयर में? ये 2 पेयर में है कि नहीं? ध्यान ना, जो पेयर में होगा केवल वही बाहर निकलेगा। तो इसका पेयर में से 2 बाहर निकल के आएगा और ये 2 एज इट इज रहेगा। तो रूट 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 2। बोलो इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? यस। अच्छा मैं तुमसे बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो हम डायरेक्ट 12 लिख दें? 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। 441 21। 21 21। चलो 625 25। 25। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दें? 25 लिख दें। तो फिजिक्स में बहुत जगह स्क्वायर रूट की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो जो कॉमन होगा वो होगा, जो कॉमन हमें जरूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट की 169 144 625 441 ये कॉमन वैल्यूज हैं जिनके हमें स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए। लिखा इतना सबने? यस सर। अच्छा एक तो हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, दूसरी हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो डायग्राम ड्रॉ करो। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। यस सर। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने ट्राइंगल सुना ही नहीं वर्ड।
अब देखो हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री पे। बताओ 90 डिग्री पे है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब होता क्या है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका ये जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, और एच होता है हाइपोटेनियस। और ये जो साइड होता है, एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और दूसरे को हम बोलते हैं बेस। लिख लो वहां पे, जो स्लांट साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से एक को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, एक को बेस बोलेंगे। किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, वो डिपेंड करता है। लेकिन किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो तो दूसरा बेस बन जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लिख लो वहां पे जो तुम्हें याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखा जाता है एच की वैल्यू, ऐसे मत लिखो तुम, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, तो ऐसा लिखो एच। जो भी हाइपोटेनियस होता है वो स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जिसको आगे हम यूज करने जाएंगे। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला एक हाइपोटेनियस है, एक परपेंडिकुलर है, और एक हमारा क्या है, बेस है। रिजल्ट क्या यूज करना है? रिजल्ट यूज करना है हाइपोटेनियस किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मान लो एक ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 4 मीटर और बेस 3 मीटर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हम वो वाला यूज कर सकते हैं क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अबे ना ना ना, वो ट्राइंगल लॉ था, ये ट्राइंगल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं बच्चे। तो देखो मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 4 दिया है, बेस 3 दिया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ इसका हाइपोटेनियस क्या हो। Sir, 5. तो अब तुम क्या करोगे, h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, h इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बताओ रूट 25 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आगे और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5. तो यहां तुम बोलोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो हमारा 5 मीटर होगा। लिख लिया इतना सबने? यस सर। चलो रुको। रब करो इतना। नो हो गया सर। सर सर हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं क्या? क्या है ए बी? वही फॉर्मूला है ना सर? अबे वही तो बोलना, रटना नहीं है, हमें केवल देखना है एक साइड का नाम हाइपोटेनियस दिया गया है, एक साइड का नाम परपेंडिकुलर दिया गया है, और एक साइड का नाम बेस दिया गया है।
लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि साइड की लेंथ चेक करनी है बस हमें। उसको अब तुम ए से डिनोट करो, बी से डिनोट करो, ए बी से डिनोट करो, बी से डिनोट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी बी सी सब वो लाइन की लेंथ होती है वहां पे। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर दो यार। ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट, बताओ यही डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? यस सर। अच्छा क्वेश्चन में चेक करते हैं, पहले पर्सन कितना चला, 1 माइल ड्यू ईस्ट। ये गया कि नहीं गया, 1 माइल। फिर उसके बाद वो कहां गया, देन गया वो कितना, 5 माइल ड्यू साउथ। बताओ साउथ कहां होगा, पर्सन ऐसा चला कि नहीं चला? यस सर। अब साउथ कहां होगा, डाउनवर्ड्स। तो अब वो गया, कितना गया ये, 5। ये ए पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद वो कहां गया, देन 2 माइल ड्यू ईस्ट। अब बताओ ईस्ट कहां है फिर से, राइट। ये तुम बोलोगे 2, ए से बी, बी से सी, सी से डी। फिर उसके बाद कहां गया, फिर ये 9 माइल ड्यू नॉर्थ गया कि नहीं गया? यस सर। अच्छा 9 माइल का मतलब ये नीचे 5 था, सर ऊपर 4। इसको बोल दो ई। ये कितना है, ये 9 है कि नहीं है? यस यस सर। अच्छा बताओ पर्सन का इनिशियल पॉइंट ये है कि नहीं है, यस यस सर। और ये फाइनल पॉइंट है कि नहीं है? यस सर। और हम क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। तो हमें ब्लू कलर की लाइन की लेंथ कैलकुलेट करनी ही नहीं कैलकुलेट करनी है? यस सर। यस यहां पे चेक करो, मैं इस तरह से ट्राइंगल बना रहा हूं, बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना? यस सर। यस। अच्छा इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो जरा, ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का? 5। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का? 4 माइल। 4 माइल। 4 माइल। अच्छा ये डिस्टेंस कितना था, ये पूरा 2 + 1, 3 माइल। तो बताओ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया कि नहीं आ गया, जिसका ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, और हमें ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि जो भी हाइपोटेनियस होगा वो होगा √ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से एक ऑप्शन दिया था 3 माइल, दूसरा ऑप्शन 5 माइल, तीसरा ऑप्शन 4 माइल, और चौथा ऑप्शन था बिटवीन 5 एंड 9 माइल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा कितना, 5 माइल।
5 mil. बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. इसलिए हमने स्क्वायर रूट पढ़ा और इसीलिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी। बोलो क्या बोल रहे हो तुम? तो बोलो क्या बोल रहे हो? और कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन छुट्टी सॉल्व लगने वाली है करते हैं, सर। जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें केवल ज्योमेट्री यूज करनी होती है और कुछ नहीं यूज करना होता है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो तुम? सर छुट्टी लगने वाली है। क्या बोल रहे हो? छुट्टी लगने वाली है। तो क्या करें हम? छुट्टी लगने वाली है तो पार्टी दो तुम, और वाली क्या? है। छुट्टी लगने वाली है, तुम पार्टी दो। अब तुम पार्टी कैसे दोगे? तो एड्रेस दे रहे हैं सबका, वहां पे स्विगी से तुम ऑर्डर भेजो सबको, है ना? फिर ऑनलाइन अपन पार्टी करेंगे। कैसा आइडिया? अच्छा है। ठीक है, हम एड्रेस भिजवा रहे हैं सब बच्चों के अभी तुम्हें। अरे बताओ इतना सबको समझ में आई नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब क्या करूंगा, अब मैं डिस्प्लेसमेंट का एक और वीडियो लेक्चर भेजूंगा तुम्हें, उसमें केवल न्यूमेरिकल है, तो उसको अब तुम्हें करके देखना है। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको अब तुम लोग करके देखना जरा। यहां पे एक रूम है, चलो रूम भी मान लेते, क्यूब है। ऐसा इमेजिन करो एक मॉस्किटो नेट है, और मॉस्किटो नेट क्यूब के फॉर्म में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अच्छा मॉस्किटो नेट को हम पलंग के ऊपर लगाते ही नहीं लगाते हैं? अब नहीं लगाते हैं, पुराने जमाने में लगाते थे, मॉस्किटो नेट लगाई जाती थी बेड के ऊपर। अच्छा अब ये जो क्यूब है ना, ध्यान ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं क्यूब की। अच्छा क्यूब के सब साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। क्यूब का मतलब होता है वो ज्योमेट्री जिसके हर साइड की लेंथ सेम होती है, और हर साइड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। मान लो 10 मीटर लेंथ का हमारे पास क्या है? क्यूब है। अब इस मॉस्किटो नेट में क्या हो रहा है? एक मॉस्किटो एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मॉस्किटो कहां पे एंटर कर रहा है? मॉस्किटो एंटर कर रहा है ए पॉइंट पे, और ये मॉस्किटो उड़ता हुआ गया और कुछ टाइम बाद ये पहुंच गया बी पॉइंट पे। डायग्राम सबको क्लियर हुई? क्लियर हुआ? मॉस्किटो ए पॉइंट से एंटर किया और कुछ टाइम बाद वो फ्लाई करता हुआ, किसी पाथ से फ्लाई करता हुआ बी पे पहुंच गया। अभी वो क्वेश्चन में करना क्या है? दिमाग लगाना और बताना अगली क्लास में इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मॉस्किटो, तो बताना है कि जो मॉस्किटो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एक तो तुम्हें क्या करना है, जो अपन ने आज पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए उनको एक बार सॉल्व करके देखना है, और फिर जो अगला वीडियो लेक्चर भेजूंगा उसको और देखना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या था? The distance and displacement that the properties and all. उसमें कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे क्या उस वीडियो लेक्चर में? No, sir. No, चलो sir. ठीक है, अब जो अगला लेक्चर भेजूंगा उसमें भी न्यूमेरिकल होंगे,
तो तुम्हें करना क्या है, वो वीडियो लेक्चर देखना है, आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनको करना है, और ये जो लास्ट में होमवर्क दिया इसको करके देखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब हमारा खत्म हो रहा है। अब हम फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं, तो वो उसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो यस समझ में आया ना करना क्या है अपने को अब, Yes, sir. कि नहीं समझ में आया? सर समझ में आया। हम्म